नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी शिक्षिका पूनम सिंह। और चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं बड़े भाई साहब पाठ, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। हमने पहली एक तक बड़े भाई साहब पार्ट 1 तक कहानी हमने कर ली थी। अब चलिए आज हम पार्ट 2 की कहानी करेंगे। जब तक मैं ये पेज स्क्रॉल करती हूँ तब तक आप नोटबुक निकालिए, पिछले जो काम किए गए थे उसको मन में रिवाइज कीजिए। और चलिए देखिए, यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जिन्होंने लिखा है बड़े भाई साहब पाठ। तो हम सीधे चलते हैं बड़े भाई साहब कहानी का वह हिस्सा जहाँ 2 लिखा हुआ है। आ गया आपके स्क्रीन के सामने। उम्मीद करती हूँ आपने पहले का सारा काम कर लिया होगा। तो चलिए पार्ट 2 बड़े भाई साहब हम देखते हैं। चलिए, सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। बच्चों, ये मुहावरे नोट डाउन करते जाओ, मैं निशान लगा रही हूँ। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना, मज़ा चखाना, किसी को अवसर आने पर नीचा दिखाने का काम, सबक सिखाने का काम करना। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी होने लगी। दिली हमदर्दी, दिल से लेखक दुखी हो गया जब उसने देखा कि बड़े भाई साहब स्वयं इतने दुखी हैं। घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरा दूसरा हो गया। बच्चों, ये सारे मुहावरे आपको लिखने नोटबुक में, शब्दार्थ के साथ साथ ये मुहावरे लिखते जाइए, क्योंकि बोर्ड में आपके 4 नंबर का मुहावरा है और कुछ बच्चों के इस साल के मार्क्स जो है वो मुहावरों की वजह से नीचे गए हैं। लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने पर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत मुसीबत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? तीर मारना, सफलता प्राप्त करना। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, पहचान लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। टूट पड़ना भी देखिए एक मुहावरा है। टूट पड़े, मुझ पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो आया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा।
तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। बच्चों देखिए कि भाई साहब जो है बहुत मेहनती भी हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो ये उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उनसे इस बात का पता चलता है कि भाई साहब को एक तो ज्ञान है और भाई साहब बहुत ही वाक्पटु हैं। वाक्पटु किसे कहते हैं? जो बोलने में, बात करने में बहुत कुशल हो, उसे वाक्पटु कहते हैं। बड़े भाई साहब के चरित्र की ये बहुत सी विशेषताएं हैं और अक्सर 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि बड़े भाई साहब के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय यानी मतलब, अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती राजा, जिसको सारे राजा सम्मान देते हों, उसके राजत्व को स्वीकार करते हों। आजकल अंग्रेज़ों का राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। आधिपत्य, अंग्रेज़ों के पावर को, अंग्रेज़ों की सत्ता को मानते हैं, स्वीकार नहीं करते। अंग्रेज़ों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, स्वाधीन, आज़ाद, अपने अधीन। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप यानी राजा, संसार के सभी राजा उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका सारा नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुछ कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। बच्चों देखो, भाई साहब ने रावण के बारे में ये सारी चीज़ें बता करके छोटे भाई को सावधान किया कि तुम भले ही क्लास में अव्वल आ गए हो, लेकिन घमंड मत करना। घमंड अच्छों का नहीं रहा। उन्होंने रावण का उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण जो उन्होंने दिया है वो है शैतान का। चलिए पढ़ते हैं। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। यह अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक, अब ये देखिए तीसरे उदाहरण लेखक यहाँ पे दे रहे हैं। तीसरा उदाहरण है शाहे रूम का। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। बच्चों मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे। उनको उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब लिखते थे भाई तो ज्ञानी तो रहे ही होंगे। यहाँ देखिए कि ये जो उर्दू के बहुत सारे नुक्ता लगे हुए शब्द हैं, आपने लास्ट ईयर अनुस्वार अनुनासिक नुक्ता किया था। तो चलिए उसी का एक
दर्जा यानी क्लास। आप बोलते हैं ना ग्रेड 9 से आप ग्रेड 10th में आए हो, सो दर्जा यानी कक्षा। कक्षा सो दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट भी निशाना पड़ जाता है। बच्चों, इन दिनों छुट्टी के दिनों में ज़रा गूगल से पूछे कि गुल्ली डंडा किसे कहते हैं और खेलने की कोशिश भी कीजिए। अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। देखो बच्चों, इतनी सारी बातें कहकर बड़े भाई साहब छोटे भाई को रास्ते पर लाने की कोशिश किए रहते हैं। अब देखिए अपने बारे में उन्होंने क्या कहा है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, कठिनाई महसूस करना। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, लोहे के चने चबाना। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे हैं, 8 हेनरी गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें का लिखा तो सारा नंबर गायब। सफाचट, गायब और सफाचट एक ही मतलब हुआ। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर यानी अंडा। ज़ीरो भी ना मिलेगा, ज़ीरो भी। किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग आ जाता है, हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे, इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारों पंचों लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी और बाकी विदेशों में नाम के आगे दादा परदादा का नाम लगाते हैं और उसके बाद में 1 2 3 लगा देते हैं। ये वहाँ की पद्धति पर भी लेखक ने व्यंग्य किया है, हास्य के लिए डाल दिया है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा पनाह। देखिए बच्चों, बड़े भाई साहब इतने सारे तर्क वितर्क करते हैं, वो तर्क करने में बहुत तेज हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा पनाह। अब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट। बच्चों ये आप ज्योमेट्री में करते हैं ना, जैसे एंगल या ऐसा लाइन बना के आप लिखते हैं ABC, वो वही बात को कह रहे हैं कि अब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो नंबर 0 हो जाता है, क्योंकि किसी एक कोण पर वो बात को दर्शाता है। एंगल AB कहते हैं तो B के ऊपर कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से निर्दयी कठोर व्यक्तियों से नहीं पूछता कि अगर अब ज की जगह अ ज ब में क्या फ़र्क है। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह,
वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा पद्धति उन्होंने रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, इसका क्या उद्देश्य है। दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। देखिए भाई साहब ने इन उदाहरणों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ये जो रटंत शिक्षा प्रणाली है कि आप रट लो और परीक्षा में उगल करके लिख करके अच्छे से आ जाओ तो आपको 90% के ऊपर मार्क्स मिलता है, 98-99% तक मार्क्स पहुंच जाता है। उस शिक्षा पद्धति पर बड़े भाई साहब ने व्यंग्य किया है। देखते हैं अगले पन्ने पर उन्होंने क्या कहा है। कह दिया। अच्छा, अभी हिंदी की बारी आई है। अभी आपने अंग्रेजी का सुना, इतिहास का सुना, ज्योमेट्री के भी सुन लिए। आप देखिए उन्होंने हिंदी की बारी लाई है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। पहले के ज़माने में बच्चों एक प्रश्न 20 नंबर का आता था और उसमें 5 पेज तो कम से कम लिखना ही होता था लेखक के समय में। अब तो छोटे छोटे 5 नंबर के लिए अनुच्छेद देने लगे हैं, विज्ञापन देने लगे हैं, जीवन जीने की कला से भी इसको जोड़ने लगे हैं। जैसे 9th में शुरू हो गया है मैसेज राइटिंग। आपके लिए तो नया पोर्शन में डाला है लघु कहानी लेखन। मैं जब करवाऊंगी लघु कहानी लेखन तब वो वीडियो ज़रूर भेजूंगी। चलिए समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है। भाई सही काम सही समय पे फटाफट कर लेते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं। पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में भी उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत, डेर, साहस। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखें। संक्षेप यानी संक्षेप, शॉर्ट, राइट इन शॉर्ट। संक्षेप का अर्थ है शॉर्ट। शॉर्ट में लिखिए, बहुत ही कम शब्दों में लिखिए। समय की पाबंदी में संक्षेप में निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो।
ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे अधिक अनुभव है, बड़ा हूँ, अधिक अनुभव है, ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांध लीजिए। गिरह बांधना, गांठ बांध करके याद कर लो, नहीं पछताइएगा। देखिए बच्चों, भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने ये सारे उदाहरण दिए। ये सारे उदाहरण दे करके उन्होंने लेखक को छोटे भाई को सावधान किया कि मेरी क्लास में आओगे तो बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। और आधुनिक शिक्षा पद्धति पर भी लेखक ने व्यंग्य किया है। बच्चों, आज का काम मैंने आपको दिया कि जितने भी मुहावरे मैंने अंडरलाइन किए उसे आप शब्दार्थ के साथ साथ लिखेंगे और उसका अर्थ भी लिखेंगे। दूसरा प्रश्न जो मैं आपको दे रही हूँ, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। लेखक ने आधुनिक शिक्षा पद्धति पर क्या व्यंग्य किया है? आपने नोट डाउन किया? बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने आधुनिक आधुनिक ध है, हाँ, आधुनिक शिक्षा पद्धति पर क्या व्यंग्य किया? व्यंग्य की स्पेलिंग देख लीजिए। क्या व्यंग्य किया है? ये प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है और इसका उत्तर उन्होंने वही बताया कि रटंत पद्धति पर होता है, रट करके लिखना पड़ता है। और ढेर सारे जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए, ज्योमेट्री का, हिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का, वो सब उसमें डालना पड़ेगा। और आज की शिक्षा पद्धति कि भैया 98-99 मार्क्स मिल जाता है। आज की पढ़ाई बस मार्क्स ओरिएंटेड, मार्क्स संचालित पद्धति ही रह गई है। लास्ट पैराग्राफ भी देखिए, मैं ख़त्म कर देती हूँ। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह अपमान हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने भी मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही आश्चर्य की बात है। ताज्जुब आश्चर्य है, लेकिन इतने अपमान, तिरस्कार, अपमान पर भी मुझे पुस्तकों में अरुचि, नॉट इंटरेस्ट,
ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से जाने न देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क, टास्क ये देखिए अंग्रेजी का शब्द है बच्चों। सो आप भी अगर लघु कथाएं लिखते हैं तो एक आध अंग्रेजी का शब्द डाल सकते हैं, क्योंकि आज की भाषा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा हो गई है। तो टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील जलील। देखिए बच्चों, अगर ये नुक्ता ना लगा होता तो मैं इसे पढ़ती जलील, लेकिन ये शब्द है जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। ठीक है बच्चों, आज हमने यहाँ तक कर लिया। आज हमने पूरा पार्ट बड़े भाई साहब पार्ट 2 किया है, और आपको जो मैंने आज का टास्क दिया है वो टास्क पूरा करना पड़ेगा। लीजिए, यहीं का टास्क आपको यहीं दे दिया। बच्चों, मैं इतने सालों का अनुभव मेरा कहता है कि अगर आप रोज़ का टास्क नहीं करोगे ना तो सचमुच एक दिन चल कर के आपके ऊपर बहुत मुसीबत आ जाएगी। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं लिखते। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो बच्चे नहीं लिखते हैं लिख लेना। रोज़ का काम रोज़ करना, रोज़ की नोटबुक जैसे स्कूल में आप लिखते थे वैसा ही टाइम अपने आप को दीजिएगा। रोज़ का काम रोज़ करिएगा, नहीं तो नोटबुक के मार्क्स वगैरह भी हम कहाँ से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। सो प्लीज़ रोज़ का काम रोज़ करना, ताकि आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, नमस्कार।